हेलो दोस्तों। अब अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं असेसमेंट प्रोसीजर की। लास्ट हमने डिस्कस किया था 142, 143 एंड ऑल। नाउ विल गो विद द 144 नाउ। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अभी क्या सिनेरियो है? अब तक हमने पढ़ा कि असेसिंग ऑफिसर को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट हमने पढ़ा 142 के अंदर। वो आपको आईटीआर फाइल करने के लिए बोल सकता है, स्पेशल ऑडिट करवाने को बोल सकता है, वैल्यूएशन ऑफिसर को रिपोर्ट के लिए बोल सकता है। ठीक है। फिर 143 स्क्रूटिनी असेसमेंट, उसमें आपको एक नोटिस भेजा जा सकता है। भाई उसको कंफर्म करना है कि आपने जो बराबर कंप्यूट किया इनकम सब कुछ, या फिर आपका लॉस है वो बराबर है कि नहीं, आपने टैक्स कम पे नहीं किया ऐसा। राइट। तो वैसे ऐसे कंडीशन के अंदर वो आपको नोटिस भेजता है फॉर द पर्पज ऑफ स्क्रूटिनी असेसमेंट। अब होता क्या है कि मान लो आपने आईटीआर फाइल ही नहीं किया है, आपको नोटिस भेजा गया 142 में कि अपना आईटीआर फाइल करो। ठीक है। आपने उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, आपने उसका भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। आपने आईटीआर फाइल किया है, आपको लगा इसमें कुछ गलती होनी चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, आपने रिवाइज भी नहीं किया, या फिर आपने लेट रिटर्न फाइल ही नहीं किया, या फिर आपने आईटीआर फाइल किया है, आपको स्क्रूटिनी का नोटिस भेजा गया है, लेकिन आपने उसमें भी ऐसा कोई रिवर्ट नहीं किया है। मतलब आप यहां पर क्या करते हो कि असेसिंग ऑफिसर ने जो भी बताया, जो भी नोटिस इसके अंदर आपको रिक्वायरमेंट दी है, उसको आपने कंप्लाई नहीं किया है। तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है? उस केस में असेसिंग ऑफिसर अपने हिसाब से, जिसको हम बोलेंगे वन साइडेड, और वी कैन से एक्स पार्टे। क्या बोलते हैं? एक्स पार्टे, वन साइडेड। वो वन साइडेड अपना असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो कौन से ऐसे सर्कमटेंसेस है जहां पर वो असेसिंग ऑफिसर आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है? लुक, फर्स्ट है, इफ अ पर्सन फेल्स टू मेक रिटर्न अंडर 139(1), आईटीआर फाइल नहीं किया, बिलेटेड रिटर्न या फिर रिवाइज रिटर्न, और अपडेटेड रिटर्न वो भी उसने फाइल नहीं किया है, fails to comply with all the terms of notice issued under 142(1), or fails to comply with direction issued for special audit under 142(2)(a। ठीक है। मतलब आपने जो 142 में नोटिस भेजा था इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, उसका भी आपने जवाब नहीं दिया। आपने ऑडिट के डायरेक्शन दिए थे, उसको भी आपने इग्नोर कर दिया। Having made a return but fails to comply with all the terms of the notice issued under section 143(2), आईटीआर तो फाइल किया लेकिन स्क्रूटिनी के नोटिस का जवाब नहीं दिया। तो ये कौन सा है? ये स्क्रूटिनी का नोटिस है। आप अपने इसमें लिख सकते हो। अब क्या होगा कि अब वो उसके पास जितना भी मटेरियल सब कुछ पड़ा हुआ है, सब कुछ अपने सामने रखेगा। ठीक है। और असेसमेंट करने बैठेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक आखिरी बार चांस दिया जाएगा, फाइनल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्यों ना किया जाए। ठीक है। लुक, द एओ, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट all the relevant materials, all the relevant materials which the AO has gathered, shall, after giving assessee an opportunity of being heard, make the assessment of the total income or loss to the best of his judgment, and determine the sum payable by the assessee on the basis of such। तो उसमें आपको कितना पैसा देना है वो उसके बेस पर डिसाइड करेगा। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट सच अपॉर्चुनिटी shall be given by the AO by serving a notice calling upon him to show cause that why the assessment should not be completed to the best of his judgment। तो मैंने आपको बताया कि आपको एक नोटिस भेजा जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि आपका बेस्ट जजमेंट क्यों ना किया जाए। आइए और हमको रीजन दिखाइए इधर। ठीक है। Provided further that it shall not be necessary to give such opportunity in a case where notice under subsection 1 of the 42, मतलब 142(1) का अगर नोटिस भेजा है तो उस केस में फिर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर फर्दर आगे भी है, क्या पावर है उसके? द एओ कैन एक्सरसाइज दिस पावर लीगली इन अदर सिचुएशन ऑल्सो, जहां पर वो आपके अकाउंट्स को रिजेक्ट कर सकता है और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। कौन से केस में? कंटेम्पलेटेड इन अंडर सेक्शन 145। अब सेक्शन 145 है, वो है मेथड ऑफ अकाउंटिंग और आईसीडीएस को फॉलो करने के प्रोविजंस। ठीक है।
and he may make such assessment in a manner provided in 144, that is best judgment. Such power is however optional and may be exercised in the following situations. कौन से केस में वो ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है? फर्स्ट, उसको ऐसा लगा कि आपके अकाउंट्स में करेक्टनेस नहीं है या कंप्लीटनेस नहीं है, अधूरे है या फिर सही नहीं है आपके अकाउंट्स। दूसरा, मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपका जो है वो आप रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहे हो। आप कभी एसएलएन, कभी डब्ल्यूडीवी, कभी आप केस बेसिस, कभी मर्केंटाइल अपने हिसाब से चल रहे हो। मींस यू आर नॉट फॉलोइंग मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली। ठीक है? Where the income has not been computed in accordance with the ICDS, आपने ICDS के हिसाब से इनकम कंप्यूट नहीं करी है, तो उस केस में आपके अकाउंट्स रिजेक्ट करके वो बेस्ट जजमेंट कर सकता है। दिस इज द सेकंड सिनेरियो। तो फर्स्ट ये है कि अगर आपने यहां पर कोई कंप्लायंस नहीं किए है, ये तीन चीजें, तो वहां पर आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। और अनदर केस इज व्हाट, कि अगर आपके अकाउंट्स रिलेटेड 145 मेथड ऑफ अकाउंटिंग के रिलेटेड अगर कुछ इश्यू है, तो उस केस में वो क्या कर सकता है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। क्लियर? चलो अब इसके क्वेश्चन एक फटाफट देख लेते हैं, क्या सिनेरियो है। क्वेश्चन यस 25, the AO has the power to make an assessment to best of his judgment in certain situations. What are they? तो मैंने आपको तीनों बता दिए। वो आपने आईटीआर फाइल नहीं किया, आपने 142 का नोटिस का जवाब नहीं दिया, आपने स्क्रूटिनी के नोटिस का जवाब नहीं दिया, पहला वो। दूसरा 145 मेथड ऑफ अकाउंटिंग वाला, उसमें पहला केस आपके अकाउंट करेक्ट और कंप्लीट नहीं है। दूसरा, आपका अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी जो है वो रेगुलर फॉलो नहीं कर रहे हो। तीसरा क्या था? तीसरा ये कि आपने अकाउंटिंग जो है वो अपना आईसीडीएस को फॉलो नहीं किया है। तो उस केस में वो अपने हिसाब से बेस्ट जजमेंट कर सकता है। Done? फिर क्वेश्चन 26 says, can AO complete the assessment under 144 of the Income Tax Act even though there is no failure on the part of the assessee under section 139 1 4 5 142 1 142 a 143 2। सर ये सब क्या है सर? ये आपका ओरिजिनल रिटर्न हुआ, ओरिजिनल रिटर्न। ये आपका हुआ रिलेटेड, ये हुआ रिवाइज, ये आपको नोटिस भेजा है इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट का, ये आपका स्पेशल ऑडिट हो गया, और ये आपका हो गया स्क्रूटिनी असेसमेंट। सब कंप्लाई किया है क्या? फिर भी असेसिंग ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है क्या? आंसर इज यस। तीन कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी, वो 145 वाली मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली फॉलो करने वाली। ठीक है? तो उस केस में भी वो कर सकता है ऐसा। डन? तो ये था हमारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग 144 सी की ओर। इट इज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल। अब ये क्या है एक्चुअली? पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी दे देता हूं कि ये क्या। अब देखो, जनरली क्या होता है कि जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक तो नॉन रेसिडेंट कोई हमारी कंट्री के साथ डील कर रहा है, कोई फॉरेन कंपनी अपने यहाँ पे डील कर रही है, या फिर हम लोग बाहर वाले के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है? तो इस केस में जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें डिस्प्यूट अगर होते हैं तो मैटर बहुत लंबा खींचता है। तो उसी के लिए यहां पर पहले एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया गया, उसमें एक पैनल का गठन हुआ। ये पैनल क्या करेगी? इस पैनल के अंदर 3 कमिश्नर लेवल के बंदे होंगे, और वो क्या करेंगे कि भाई शुरुआत में ही जब फाइनल ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर पास करेगा, उससे पहले ही एक ड्राफ्ट ऑर्डर पास होगा, और ऑब्जेक्शन जो भी असेसी का है वो भी वो साथ में ही सुन लिया जाएगा, ताकि आगे चल के फिर वो लिटिगेशंस क्रिएट ना करे। वरना क्या होगा कि यहाँ पर ऑर्डर पास हुआ, फिर आप सीआईटी में गए, वहां से आईटीटी गए, तो आगे ये बहुत लंबा प्रोसेस जाता है। इसके लिए यहाँ पर क्या क्या, अगर आपने कोई ऐसा वेरिएंसेस कोई भी है, या फिर आपको कोई भी ऑब्जेक्शंस है असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर में, तो आप उस ऑब्जेक्शन को अभी के अभी डीआरपी के पास लेके जाओ, और वहां पर आपकी मैटर को सुलटाया जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर डीआरपी मैंने आपको बता दिया, 3 कमिश्नर लेवल के बंदे होंगे उसके अंदर। अब क्या होगा इसके अंदर प्रोसेस? तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम लोग एलिजिबल एसएससी। क्या सर सब लोगों के केस में ऐसा किया जाएगा? आंसर इज नो। ये सब लोगों को बेनिफिट नहीं है। ये बेनिफिट किसको है? ये बेनिफिट मिलेगा एक तो नॉन रेसिडेंट, कोई एनआर है, या फिर फॉरेन कंपनी है, या फिर असेसी इन हुज केस वेरिएंस अराइजेस ड्यू टू रिपोर्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, या फिर टीपीओ की रिपोर्ट की वजह से अगर वेरिएंस आता है,
बराबर, कोई भी एसएससी हो, रेसिडेंट हो, एनआर हो, कोई भी हो, ठीक है। एनआर को तो वैसे भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, फॉरेन कंपनी को भी इंक्लूड किया गया है, तो ये हो गया केस हमारा रेसिडेंट के लिए। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट के अंदर हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का जो रिपोर्ट वगैरह क्या होता है वो सब कुछ, तो उसमें अगर वेरिएंस आता है तो उस केस में ये चीज कंसीडर की जाएगी, ठीक है। लुक, AO proposed variance along with the prejudicial to the assessee, मतलब क्या है कि असेसिंग ऑफिसर ऐसा ऑर्डर पास करने जा रहा है जो प्रिजुडिशियल टू द असेसी है। ऑब्वियसली तभी तो असेसी को ऑब्जेक्शन का बात करना है, कि फायदे की बात होती तो फिर उसको पूछने की भी जरूरत नहीं है। फाइन, तो एओ क्या करेगा, एक ड्राफ्ट ऑर्डर भेजेगा। एओ एक ड्राफ्ट ऑर्डर भेजेगा, किसको, असेसी को। सर ये एसएससी कौन से है, एनआर, फॉरेन कंपनी, और ये एसएससी जिसके ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं वो लोग। क्या भेजेगा, ड्राफ्ट ऑर्डर भेजेगा। एसएससी को बोला है कि तुमको मुझे रिवर्ट करना होगा, कितने टाइम में। लुक, एओ प्रपोजिंग द वेरिएंस व्हिच इज प्रेजुडिशियल टू द एसएससी shall forward a draft order under section 143(3), 147 to the eligible assessee। रीअसेसमेंट और स्क्रूटिनी वाला मैटर है। assessee shall accept और फाइल ऑब्जेक्शन। असेसी क्या करेगा, या तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा या तो ऑब्जेक्शन फाइल करेगा विद द डीआरपी एंड एओ विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर आपको टाइम मिला है, तो असेसी को रिवर्ट करना है कितने दिन में, 30 डेज में, ठीक है। फिर आगे क्या होगा, क्या मैटर अब डीआरपी के पास गया हुआ है। लुक, एओ हैज टू कंप्लीट द असेसमेंट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। जिस दिन को एक्सेप्टेंस आया, मान लो 22 फरवरी को एक्सेप्टेंस आया, 22 फरवरी को, तो 28 फरवरी लास्ट डे हुआ, वहां से 1 महीना, मतलब मार्च पूरा आपको मिलेगा, ठीक है। विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड और पीरियड ऑफ फाइलिंग ऑब्जेक्शन एक्सपायर्स। आपको ऑब्जेक्शन करने का जो टाइम दिया था 30 दिन के अंदर, वो एक्सपायर हो चुका है, तो वहां से एंड ऑफ द मंथ से 30 दिन आपको जोड़ने हैं। EOM एंड ऑफ द मंथ प्लस 30 डेज, और टू बी प्रिसाइज में लिखूं यहां पर तो 1 मंथ, और द डायरेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम DRP। In case any objection received, DRP shall issue direction to the AO to enable him to complete the assessment। अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उस ऑब्जेक्शन को ध्यान में लेते हुए DRP असेसिंग ऑफिसर को डायरेक्शन भेजेंगे कि तुमको ऐसा 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 करना है, ठीक है। DRP can consider any matter whether objected by the assessee or not। असेसी ने ऑब्जेक्शन लिया हो कि ना लिया हो, कोई भी चीज को ध्यान में ले सकता है। DRP may make further inquiry or direct income tax authority to make the further inquiry before issue such direction to the AO। मतलब वो खुद इंक्वायरी कर सकता है या इंक्वायरी करवा सकता है, ठीक है। DRP may confirm, reduce, enhance proposed variation but cannot set aside। मतलब वो लोग इसको कैंसल नहीं कर सकते, उसको बढ़ा सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन कैंसल नहीं कर सकते, ठीक है। DRP shall give opportunity of being heard to both AO and assessee। DRP shall issue directions within 9 months from the end of the month in which draft order given to the assessee। तो ड्राफ्ट ऑर्डर मिलने से एंड ऑफ द मंथ और प्लस 9 महीने का टाइम मिलेगा। एंड द डायरेक्शंस गिवन बाय DRP shall be binding to the assessing officer। ठीक है, असेसी सर, असेसी क्या उसको चैलेंज कर सकता है, असेसी चैलेंज कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एओ के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। डन, तो ये हमारा रहा 144। अब अगली कहानी हम लोग आगे बढ़ेंगे 147 के साथ, जिसको बोलेंगे इनकम एस्केपिंग असेसमेंट या फिर री असेसमेंट, ठीक है। चलिए, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और आपके फीडबैक्स मुझे चाहिए होते हैं। तो आप अपने जो भी फीडबैक्स है, आपको जो भी उसमें प्लस माइनस जो भी लगे वो, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर ऑन माय नंबर, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। योर फीडबैक मैटर्स अलॉट सो दैट वी कैन मेक सम इम्प्रोवाइजेशन इन दिस, ठीक है। क्या हम लोग और बेटर कर सकते हैं इसके लिए। चलिए, तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय।